नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सरकारी नौकरी के बारे में जो कबीरधाम में निकली है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्या संगीत में रुचि रखने वालों के लिए सरकारी नौकरी का कोई मौका हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज हम इसी मौके पर गहराई से बात करेंगे। तो देखिए, ये भर्ती निकाली है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम छत्तीसगढ़ ने। पद है म्यूजिक इंस्ट्रक्टर का, यानी संगीत प्रशिक्षक का। और कुल मिलाकर 5 पद खाली हैं। तो ये एक अच्छा असली मौका है। तो चलिए अब जरा इस मौके की डिटेल्स में चलते हैं। समझते हैं कि ये पद आखिर है क्या और इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहली और जरूरी बात, पैसा। तो इस पोस्ट के लिए हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी तय की गई है। अच्छा, सैलरी तो ठीक है, पर नौकरी करनी कहाँ होगी? तो लोकेशन है छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी जरूरी योग्यताओं को देख लेते हैं। तो देखिए, एजुकेशन की बात करें तो म्यूजिक में बैचलर डिग्री या उसके बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी के पास पहले से काम का अनुभव है तो उसे थोड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। अब उम्र की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की उम्र होनी चाहिए। हाँ, एक और बात ध्यान रखने वाली है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि सारी योग्यताएं पूरी हो रही हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। आइए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक सवाल तो सबके मन में आता है, अरे भाई, इसकी कोई एप्लीकेशन फीस भी है क्या? और यहीं पर है एक बढ़िया खबर, कोई फीस नहीं है, ज़ीरो। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, ये बिल्कुल फ्री है। आप जरा डेट्स पर गौर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन आया था 13 नवंबर को और वॉक इन इंटरव्यू है 21 नवंबर 2025 को, मतलब तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है, कुछ खास नहीं करना। अपना एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कीजिए, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखिए और बस 21 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस कबीरधाम पहुंच जाना है इंटरव्यू के लिए। तो चलिए, सब कुछ खत्म करने से पहले एक बार फटाफट सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो याद रखने वाली मोटी मोटी बातें क्या हैं? पोस्ट है म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की, 5 वैकेंसी है, सैलरी है 10,000 रुपए महीना और सिलेक्शन होगा वॉक इन इंटरव्यू से, जिसकी तारीख है 21 नवंबर 2025। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि जिन लोगों के दिल में संगीत और सिखाने का जज्बा है, क्या उनके लिए ये एक सही मौका हो सकता है? इस पर सोचना तो बनता है। तो नारायणपुर वालों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। नौकरी का एक शानदार मौका आया है। जो डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी है, मतलब DGS, वो आधार ऑपरेटर्स की भर्ती कर रही है। तो अगर कोई एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। कितने पद हैं? पूरे 10। जी हाँ, आधार ऑपरेटर के रोल के लिए 10 नई वैकेंसीज निकली हैं। और हाँ, ये खास तौर पर नारायणपुर जिले के रहने वालों के लिए ही है। तो आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले, ये मौका आखिर है क्या? फिर इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और सबसे ज़रूरी, अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या, मतलब ये पूरी भर्ती किस बारे में है। तो देखिए, एकदम साफ साफ लिखा है। भर्ती कौन कर रहा है? DGS। पद कौन सा है? आधार ऑपरेटर। और टोटल पोस्ट है 10। अच्छा, एक बात पे ध्यान देना जरूरी है, ये जो अपॉइंटमेंट है ना, ये शुरुआत में 6 महीने के लिए होगी। हाँ, बाद में परफॉर्मेंस के आधार पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, अप्लाई करने से पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। तो सवाल यही उठता है कि वो कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर एक एप्लीकेंट को पूरी करनी ही होंगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ 4 मेन शर्तें हैं। पहली, 12वीं पास होना जरूरी है। दूसरी, और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट है,
NSIT से मिला हुआ आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी शर्त है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, मतलब MS ऑफिस और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। और चौथी और आखिरी शर्त कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो नारायणपुर जिले का ही रहने वाला हो। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में सबसे पहले आता है, सैलरी कितनी मिलेगी। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इन 10 पोस्ट के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सैलरी है 12,866 रुपए हर महीने। ये कलेक्टर रेट के हिसाब से तय की गई है। और यहाँ देखिए, इसका पूरा ब्रेकडाउन भी दिया गया है। जो बेसिक सैलरी है वो है 10,010 रुपीज़, और उस पर 2,856 रुपीज़ का महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस है। तो दोनों को मिलाकर टोटल हो जाते हैं 12,866 रुपीज़। सब कुछ एकदम क्लियर है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास पहले से NSCIT का सर्टिफिकेट है ना, उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा चलेगा। सबसे पहले उन लोगों को लिया जाएगा जिनके पास सर्टिफिकेट है। अगर फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें एक वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। लेकिन एक शर्त है, उन्हें भी नौकरी के लिए NSIT का एग्जाम पास करना ही होगा। और फिर आखिर में एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए, किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और उसके लिए टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब डेडलाइन की बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख और समय क्या है, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये तारीख और समय अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 24 नवंबर 2025 दोपहर के 2 बजे तक। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर कि अप्लाई करना कैसे है। ध्यान रहे, ये एक ऑफलाइन प्रोसेस है, तो हर स्टेप को ठीक से समझना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। ये फॉर्म नारायणपुर जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करके उसे ठीक से भर लीजिए। फिर भरे हुए फॉर्म को एक लिफाफे में डालिए। उस लिफाफे के ऊपर एकदम साफ साफ आधार ऑपरेटर हेतु आवेदन लिखना है। और फिर इस लिफाफे को लेकर आपको जाना है कमरा नंबर 67 कलेक्टरेट कॉम्प्लेक्स नारायणपुर में और वहां जमा कर देना है। मैं इस बात पर फिर से जोर दे रहा हूं, लिफाफे पर आधार ऑपरेटर हेतु आवेदन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये छोटी सी बात लगती है, पर इसी से ये पक्का होगा कि आपकी एप्लीकेशन सही जगह पहुंचे और उस पर टाइम से एक्शन लिया जाए। तो सारी की सारी जानकारी अब सबके सामने है। अब सवाल बस ये है कि क्या ये मौका किसी के भविष्य का अगला कदम हो सकता है। जो भी लोग एलिजिबल हैं, उन्हें इस मौके के बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। नमस्कार। अगर आप जमीनी स्तर पर सच में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज हम एक ऐसी सरकारी भर्ती के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन की तरह है। ये भर्तियां जुड़ी हैं वन अधिकार अधिनियम से। चलिए इसको और करीब से जानते हैं। देखिए, ये एक ऐसा मौका है जिसमें सीधे उन समुदायों के साथ काम करने को मिलेगा जिनकी आवाज अक्सर हम तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका सीधा सा मकसद है वन अधिकार अधिनियम को सिर्फ कागजों तक सीमित ना रखकर उसे हकीकत में बदलना, ताकि आदिवासी समुदायों को वो हक मिल सकें जो उनके हैं। तो आज हम इस पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये मौका आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, सैलरी क्या होगी और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन नौकरियों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं साल 2006 में बने वन अधिकार अधिनियम से। देखिए, ये कोई मामूली कानून नहीं है। इससे सदियों से चले आ रहे एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद था कि जो समुदाय पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं, उन्हें उनकी ही जमीन पर मालिकाना हक मिले। और ये जो भर्तियां निकली हैं, वो इसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। चलिए अब सीधे बात करते हैं उन खास रोल्स की जिनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 2 मेन पोजीशंस हैं और हाँ, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हैं।
यहाँ इन दोनों भूमिकाओं में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जो कोऑर्डिनेटर का रोल है वो एक लीडर की तरह है, जो टीमों को गाइड करेगा, ट्रेनिंग देगा। वहीं जो एमआई असिस्टेंट है वो एक तरह से तकनीकी रीढ़ की हड्डी है, जो सारा डेटा संभालेगा। मतलब एक रणनीति बनाएगा तो दूसरा उस रणनीति को ज़मीन पर उतारने के लिए ज़रूरी डेटा को मैनेज करेगा। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इन नौकरियों के लिए अप्लाई करने के वास्ते क्या-क्या योग्यताएं और तजुर्बा होना जरूरी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें तो हैं ही, जैसे कम से कम सेकेंड डिवीजन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर हाथ साफ होना चाहिए, खासकर एमएस ऑफिस पर। लेकिन एक बहुत ही खास बात है, अगर किसी को लोकल या आदिवासी भाषा आती है और उस इलाके की अच्छी समझ है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि असल काम तो लोगों के बीच जाकर ही करना है और वहाँ भरोसे का रिश्ता बनाना सबसे पहला काम है। अब जरा एक्सपीरियंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। जो कोऑर्डिनेटर का पद है, क्योंकि वो एक लीडरशिप रोल है, तो उसके लिए कम से कम 3 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं एमआईएस असिस्टेंट के लिए 2 साल का अनुभव हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एसक्यूएल या एमएस ऑफिस जैसे टेक्निकल स्किल्स का होना तो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि भाई उनका तो सारा काम ही डेटा से जुड़ा है। हाँ, उम्र की भी एक सीमा तय की गई है। 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जाहिर है, इन भूमिकाओं में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा और फील्ड में काम करना होगा, तो ये भी एक वजह हो सकती है। किसी भी जॉब में सैलरी और सिलेक्शन का तरीका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि इन रोल्स के लिए सैलरी क्या मिलेगी और उम्मीदवारों को चुना कैसे जाएगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर की भूमिका है, उसके लिए हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी तय की गई है। और एमआईएस असिस्टेंट के पद के लिए ये रकम 20,000 रुपये प्रति माह होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस रखा गया है। 50% वेटेज आपकी पढ़ाई लिखाई यानी एकेडमिक मेरिट को दिया जाएगा, तो बाकी का 50% इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में अपनी बात को कितने अच्छे से रख पाते हैं। मतलब साफ है, सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपकी बातचीत का हुनर भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, एक और बात पर खास जोर दिया गया है कि अगर आपके पास इस फील्ड में काम करने का अनुभव है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इससे एक बात तो साफ है कि विभाग सिर्फ डिग्रियां नहीं देख रहा, बल्कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन्हें जमीनी हकीकत की समझ हो। तो अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस वैसे तो सीधा है, पर हर स्टेप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। समय का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस दिन ये विज्ञापन छपा है, उस दिन से ठीक 21 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा। तो आखिरी तारीख का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस के ये 4 स्टेप्स हैं और इनमें से एक भी भूलना नहीं है। फॉर्म को ध्यान से भरिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की सर्टिफाइड कॉपीज लगाना मत भूलिए। और सबसे ज़रूरी, लिफाफे के ऊपर बड़े और साफ अक्षरों में ज़रूर लिखिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आखिर में, एप्लीकेशन को सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। याद रखिए, एक छोटी सी गलती भी आपका आवेदन रद्द करा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपके स्किल्स और आपका जुनून इस मिशन के साथ मेल खाते हैं? अगर आप सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज पर एक गहरा असर छोड़ने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है ये मौका आपके लिए ही बना हो। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब की श्रृंखला में हर बार की तरह आपके लिए फिर से नई जॉब लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको पोस्ट एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, लास्ट डेट एवं सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको बहुत ही विस्तार से देखने के लिए मिलेगी। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं जॉब की जानकारी की तरफ। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं
और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।